नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध में आए नए मोड़ की। साथ ही बात होगी बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमाते इस्लामी की एंट्री से मची हलचल की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। युद्ध की भीषण लपटों के बीच तुर्की की मध्यस्थता में रूस यूक्रेन वार्ता। 6000 मृतक सैनिकों के शवों की वापसी पर सहमति। रूस का अंतरिम अल्प संघर्ष विराम का प्रस्ताव। यूक्रेन की महीने भर के सीज फायर की मांग। अमेरिका में इजरायल समर्थक आयोजन का निशाना बनाकर आगजनी। आतंकी वारदात में 8 लोग घायल। हमलावर मोहम्मद साबरी गिरफ्तार। वीजा खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रह रहा था मिस्री नागरिक साबरी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की नीयत पर बढ़ते सवाल। सर्वदलीय समावेशी चुनाव के बजाय मंथन के नाम पर वक्त लेने का आरोप। प्रस्तावित बजट को भी बीएनपी जैसे दलों ने नकारा। जनता ने पूछा, 1 साल के राज में क्या किया। खटाई में पड़ सकती है अमेरिका ईरान वार्ता। ईरान ने अमेरिकी रवैये पर उठाए सवाल। पूछा, कब और कैसे उठाए जाएंगे हम पर लगे प्रतिबंध। अमेरिका द्वारा पेश समझौता प्रस्ताव को खारिज कर सकता है ईरान। और आइए अब शुरुआत करते हैं। शांति की राह पर आगे बढ़ने की बजाय रूस यूक्रेन युद्ध ने और खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया है। लगता है कि यूक्रेन के हमलों के बाद रूस जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन के कई बड़े शहरों को निशाना बना सकता है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में लगभग 40 रूसी लड़ाकू विमान तबाह हुए हैं। इसने रूस यूक्रेन युद्ध को और तनावपूर्ण बना दिया है। आगे अब क्या होगा, इसके चलते कई देशों में टेंशन और बढ़ गई है। एक तरफ सफलता का जोश था तो दूसरी तरफ बड़े जख्मों का मलाल। बावजूद इसके तय बैठक में दोनों पक्ष रूस और यूक्रेन के अधिकारी भाग लेने पहुंचे। दूसरे दौर की इस्तांबुल वार्ता में युद्ध रोकने को लेकर कोई बड़ी सफलता तो हाथ नहीं लगी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कुछ और कैदियों की रिहाई पर बात बनती दिखाई दी। दोनों पक्ष गंभीर रूप से बीमार और 25 साल से कम उम्र के कैदियों की अदला बदली पर सहमत हुए हैं। यूक्रेन का कहना है कि मुख्य मुद्दों का समाधान सिर्फ शीर्ष नेतृत्व के साथ ही बातचीत में निकल सकता है। इस्तांबुल में वार्ता समाप्त हो चुकी है। मैं रक्षा मंत्री रुस्तम उमराव की पूरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। उमराव ने तुर्की पक्ष के माध्यम से दस्तावेजों का आदान प्रदान किया है। हम नए युद्धबंदियों की रिहाई की तैयारी कर रहे हैं। बैठक 2 घंटे देर से शुरू हुई और बमुश्किल 1 घंटे भी नहीं चली। यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर 5 एयरबेस को निशाना बनाते हुए 40 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाकर रूस के 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर हमले को अंजाम दिया है। इसमें यूक्रेनी खुफिया एजेंसी एसबीयू की बड़ी सफलता मानी जा रही है। जिन एयरबेस को निशाना बनाया गया उनमें पूर्वी साइबेरिया का बेलाया, रियाजन क्षेत्र का ड्याग्लियोवो, इवानोवो का सेवर्नी एयरबेस, मुर्मांस्क का ओलेन्या और अमूर क्षेत्र का यूक्रेन का एयरबेस शामिल है। यूक्रेन के इन हमलों को रूस के लिए पर्ल हार्बर मोमेंट कहा जा सकता है। सवाल उठता है कि रूस के पास दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम S-400 होने के बावजूद यूक्रेन इतने बड़े पैमाने पर मॉस्को को चोट पहुंचाने में कैसे सफल हुआ। यह हमला किसी मिसाइल से नहीं बल्कि छोटे लेकिन बेहद खतरनाक FPV ड्रोन से किया गया। बताया जा रहा है कि पहले ड्रोन को ट्रकों में छिपाकर एयरबेस के करीब पहुंचाया गया और इन्हीं ट्रक कंटेनर को लॉन्चिंग पैड बना दिया गया। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन की 1.5 साल से तैयारी चल रही थी। लक्ष्य बेहद कम दूरी पर होने के कारण ड्रोन कुछ सेकंड या मिनट के अंदर ही अपने टारगेट को भेदने में सफल रहे। कंटेनर से ड्रोन की लॉन्चिंग और उसके टारगेट की दूरी कम होने से रूसी सेना को जवाबी कार्रवाई का मौका ही नहीं मिला। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यूक्रेन को इस हमले के लिए अमेरिका और नाटो ने सैटेलाइट तस्वीरें मुहैया कराने में मदद की। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि अमेरिका को इसकी पहले से जानकारी नहीं थी। अगर ये बात सही है तो यूक्रेन का रूस को यह दूसरा बड़ा सरप्राइज है। इससे पहले यूक्रेन ने पिछले अगस्त में कुर्स्क क्षेत्र पर कब्जा कर दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि रूस इस हमले का जवाब यूक्रेन को कैसे देता है।
तो मौजूदा दौर में हालात किस ओर इशारा कर रहे हैं, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से हैं। संजय जी, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं शांति वार्ता की बात चल रही है, दूसरी तरफ जिस तरह से देख रहे हैं धमाके सुनाई दे रहे हैं, ऐसे में अब आने वाला समय कैसा होने वाला है इस युद्ध को देखते हुए? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इसमें शांति का जो पक्ष है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा या युद्ध यूं ही बरकरार रहेगा? देखिए, जिस तरीके से गत रात से लेके जो यूक्रेन ने हमले किए और जो रशिया के 5 मिलिट्री बेस को ध्वस्त करने का प्रयास किया और लगभग 40 वहाँ के विमान उनके गिराए, तो ये बात मान के चलिए कि 2-3 बातें साफ साफ इसमें नज़र आ रही है। पहली बात कि रशिया का ये इंटेलिजेंस फेलियर है कि इतने अंदर तक कैसे ट्रक में ड्रोन छुपा के यूक्रेनियन अंदर तक पहुंच गए, पहली बात। दूसरी बात की ये बात मान के चलिए कि अमेरिका जिस तरीके से इंडिकेट किया कि अमेरिका को इस हमले का अंदेशा था, यानी कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न पावर अमेरिका और नाटो इसमें इन्वॉल्व है, और जो हथियार इस्तेमाल हुए, जो ड्रोन जो भी इस्तेमाल हुए हैं, वो सब नाटो कंट्रीज के द्वारा सप्लाई किए। तो एक तरफ मान के चलिए कि जो नाटो कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन के माध्यम से एक टेक्निक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं रशिया पे कि रशिया नेगोशिएशन की टेबल पे आए और जो कंडीशंस, जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करे। दूसरी तरफ ये भी दबाव डल रहा है कि सैंक्शंस बढ़ाने के, जैसे जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि क्रेजी है पुतिन और हम सैंक्शंस ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो वो भी एक तरीके से दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ आपने जैसे इंडिकेट किया कि अभी इस्तांबुल में जो नेगोशिएशंस और डायलॉग चल रहा था, इसमें देखिए मोटे तौर पे जिन मुद्दों को एक्सेप्ट किया गया वो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है, कि जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज है, जिसमें जैसे नागरिक हैं उनको एक्सचेंज करने की बात है, या जो युद्ध बंदी वहाँ पे अभी है उनको एक्सचेंज करने की बात है, या लगभग जो वॉर फॉलन सोल्जर्स हैं लगभग 6000 उनको स्वैप करने की बात है। वो जो मुद्दे हैं वहाँ पर नेगोशिएशंस और एक सकारात्मक संकेत दिखाई दिए। दूसरी तरफ रशिया ने भी कहा कि 2-3 दिन का युद्ध विराम होना चाहिए, यूक्रेन ने लंबा युद्ध विराम की बात की। तो एक तरीके से रास्ता वो एग्जिट देख रहे हैं कि कैसे इस युद्ध से, इस यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बीच उससे कैसे एग्जिट पाए। लेकिन अगर जिस तरीके ऐसे में का संजय जी, जो अदला बदली की बात की जा रही है, क्या वो शांति की राह को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी या स्थिति अभी भी जैसी है जस की तस बनी रहेगी? देखिए, जो कोर इश्यूज हैं, जो मेन इश्यूज हैं, जो रशिया का कंसर्न है कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य ना बने, पहली बात। दूसरा, यूक्रेन जो रशिया कह रहा है कि जो भी सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको आप नहीं हटाएं। और तीसरा, जब तक जो रशिया के क्षेत्र के प्रभाव में जो डोनबास रीजन के जो 3 क्षेत्र हैं और क्रीमिया को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको रिकॉग्निशन रशिया के साथ नहीं मिलेगा, तब तक ये नेगोशिएशंस और सीज फायर नहीं होगा और युद्ध चलता रहेगा। तो ये बात मान के चलिए कि इसमें सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स पे ही नेगोशिएशन और बात हुआ है, कोर मुद्दों पे अभी बात नहीं हुआ। कोर मुद्दों पे कई स्टेक होल्डर्स में, अमेरिका जो अपने यूक्रेन के क्रिटिकल मिनरल्स पे अपनी नजर लगाए हुए हैं, और जो यूरोपियन कंट्रीज का कंसर्न है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होता है तो निश्चित रूप से रशिया का प्रभाव बढ़ेगा और रशिया जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के नजदीक पहुंचाएगा। तो जो बैलेंस ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ थ्रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांगली डोमिनेट कर रहा है। एक बात और यहाँ पे लागू होती है कि देखिए, रशिया पीस कैंप की बात करता है कि पीस हो, सीज फायर हो जाए, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन कहता है कि जब तक जस्टिस नहीं होगा, जो हमारे क्षेत्र हम हार चुके हैं और जो रशिया के कब्जे में है वो जब तक वापस नहीं होंगे तब तक कैसे जस्टिस डिलीवर होगा। तो अभी कई कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज हैं जो मुझे कहीं इंडिकेशंस अभी नजर नहीं आ रहे। निश्चित रूप से इस्तांबुल के संदर्भ में लोगों ने कहा सेटिस्फैक्टरी डिस्कशंस हुआ, ये दूसरे राउंड का था, हो सकता है तीसरे चौथे राउंड तक। लेकिन ये बात मान के चलिए कि नाटो कंट्रीज दबाव बना रहे रशिया को कि रशिया नेगोशिएशन की टेबल पे आए और सीज फायर को एक्सेप्ट करते हुए जो क्षेत्र प्रभाव रशिया ने दबा रखे हैं या रशिया के पास है उनको छोड़े। लेकिन रशिया जब तक ये गारंटी नहीं होगा, अपनी सुरक्षा गारंटी नहीं लेगा कि यूक्रेन एक बफर जोन होगा और किसी भी तरीके से रशिया के बॉर्डर तक नाटो नहीं पहुंचेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि रशिया कोई नेगोशिएशंस करने। ऐसे में एक सवाल जो सबसे ज़्यादा जहन में आता है कि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद भी यहाँ पर स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है। तो ऐसे में आने वाले समय में किसके लिए चिंता का विषय ज़्यादा है, यूक्रेन के लिए
या रूस के लिए? देखिए, यूक्रेन के लिए तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। इतना बड़ा सारा जो इकोनॉमी है, पूरा कंट्री तबाह हो चुका है। रशिया का निश्चित रूप से अब कह रहे हैं जैसे $7 बिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन ये बात मान के चलिए कि रशिया एक मिलिट्री पावर है, एक न्यूक्लियर पावर है, और वो पावर के माध्यम से आर्ग्यूमेंट करके अपनी बात को आगे रखेगा। रशिया को इतना बड़ा खतरा नहीं है। अगर उसका एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा तो निश्चित रूप से जो उनके पास में न्यूक्लियर आर्म्स है उसके भी इस्तेमाल करने की संभावना से आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये बात मान के चलिए कि कहीं न कहीं दोनों पक्षों को साथ में आके एक नेगोशिएशन टेबल पे बैठ के इसका समाधान निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा, ये म्यूचुअल अश्योर्ड सर्वाइवल नहीं होगा। तो ये नुकसान सभी को होगा। इसमें आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि रशिया को नहीं होगा कि यूक्रेन को नहीं होगा। हो सकता है इसकी आंच यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंच जाए। निश्चित तौर पर इसकी आग तो वहां तक पहुंचती हुई नजर ही आएगी। इसके अलावा जब हम देख रहे हैं कि ट्रंप भी इससे काफी नाखुश नजर आए थे, तो क्या अभी कुछ और भी सैंक्शंस हैं जो बड़े लेवल पर यहाँ पर लगाए जा सकते हैं, या जो पुतिन ने जो शर्तें रखी थी क्या उनको भी इसके मद्देनजर रखा जा सकता है? देखिए, सैंक्शंस की जहां तक बात है कि पहले ट्रंप ने कहा था कि हम 24 घंटे में युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन वो संभव कहीं नजर नहीं आया। फिर ट्रंप ने कहा कि हम सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस बढ़ा देंगे, और सबसे बड़ी जो बात आई कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल की बात है उस पर भी यूक्रेन को छूट दी गई, और जर्मनी और फ्रांस ये सब लॉन्ग रेंज की मिसाइल देने के लिए तैयार हुए। तो कहीं पर भी अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि सभी रशिया की शर्त को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाए। देखिए, बात यहाँ सवाल आता है, अमेरिका का अपने कोर इंटरेस्ट है। अमेरिका यहाँ के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उस पे अपना कब्जा रखना चाहता है, और वो इसको रशिया के प्रभाव क्षेत्र और उसके जो इन्फ्लुएंस और उसका जो मिलिट्री जोन है उससे बाहर रखना चाहता है। तो वो रशिया को भी नेगोशिएशन टेबल पे लाना चाहता है। तो अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है। इनिशियली अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज को इन्वॉल्व नहीं किया, उससे यूरोपियन कंट्री नाराज हुए और उन्होंने वापस से अपने एक तरीके से अलग मोर्चा बनाने का नॉन यूएस नाटो अलायंस बना के और यूक्रेन को समर्थन देने की बात हुई। तो अमेरिका को समझ में आया कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज अलग से गुट बना के आगे बढ़ेंगे तो रशिया जो अमेरिका का एक जो स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस है वो डगमगा जाएगा, और रशिया और चाइना जो एक अलायंस एक इमर्ज हुआ है, रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये एक रॉग स्टेट्स का अलायंस मजबूत हो जाएगा, और जो अमेरिका की हेजोमनी है उस पर थ्रेट हो जाएगा। तो वापस से अमेरिका ने यू टर्न लेते हुए, ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को कॉन्फिडेंस में लेके रशिया पे और पुतिन पे दबाव बना के नेगोशिएशंस की बात कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये टैक्टिक हो सकता है कि इस युद्ध को और आगे और दूरी तक ले जाए और ज्यादा भीषण युद्ध हो जाए। और अगर ट्रंप पुतिन को लगेगा कि नहीं ये उनकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट खतरा है, तो निश्चित वो हो सकता है कि किसी एंगल पर एक नेगोशिएशन के लिए तैयार हो जाए। निश्चित तौर पर इसका इंतजार तो सभी को रहेगा कि आने वाला समय अब कैसा होने वाला है। इस पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। हम भी देखेंगे कि आने वाले समय में इन दोनों देशों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आगे कितना बढ़ता है या शांति की राह पर आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। आप बने रहिए संजय जी हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बांग्लादेश की खबर से आपको रूबरू कराएंगे और साथ ही उसी पर चर्चा करेंगे कि वहां पर स्थिति आजकल क्या कह रही है। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। हेल्थ इंश्योरेंस को झंझट कहने वाला मिस्टर वेंकट ऐसा पलटी मारा। नो वेणु, कोई झंझट नहीं, इंश्योरेंस का क्लेम कुछ ही घंटों में पास होता है। मेरा बाईपास का था, फिर भी या फीलिंग मच बेटर वेणु। झंझट तो मेरा शैम्पू है, इंश्योरेंस नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को चुनाव आयोग को कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पार्टी का पंजीकरण बहाल करने का आदेश दिया है और ये फैसला मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा इस कट्टरपंथी पार्टी पर प्रतिबंध हटाने के लगभग 8 महीने बाद आया है और इससे जमाते इस्लामी के भविष्य के चुनावों में भाग लेने का रास्ता भी साफ हो गया है। क्या होगा इससे बांग्लादेश की राजनीतिक और रणनीतिक अस्थिरता पर असर, देखिए। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश इन दिनों भारी उथल पुथल से दो चार है। पूरे शासन व्यवस्था पर पाकिस्तानी छाप की गहरी पकड़ दिखाई दे रही है। 1971 में जिस बुनियाद पर बांग्लादेश को खड़ा किया गया था उसी आधार को ही गिरा देने का खेल बदस्तूर जारी है। इसमें मौजूदा सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शामिल दिखाई देते हैं। रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान समर्थित जमात इस्लामी का पंजीकरण बहाल करते हुए उसके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया। अदालत का ये फैसला अंतरिम सरकार द्वारा जमात पर से हटाए गए प्रतिबंध के करीब 8 महीने बाद आया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पार्टी पर प्रतिबंध लगाया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी जमात के चुनाव लड़ने से रोक दिया था। जमात वही संगठन है जिसने 1971 में न सिर्फ पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था बल्कि पाकिस्तान की बर्बर फौज के लिए काम भी किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही जमात इस्लामी के नेता एटीएम अजहरुल इस्लाम को रिहा कर दिया था। मुक्ति आंदोलन के दौरान उस पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप था। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। बदले माहौल में शासन व्यवस्था एक तरफ जमात पर मेहरबान है तो दूसरी ओर बांग्लादेश के जनक माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान के परिवार से जुड़े इतिहास को मिटाने पर तुली हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप पिछले साल बांग्लादेश में उनके इस्तीफे से पहले हुई हिंसा को लेकर हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICT में अभियोजकों ने हसीना पर यह आरोप लगाए हैं। शेख हसीना पर सामूहिक हत्या का भी मुकदमा चलेगा। उधर ईद से पहले सरकार ने करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी है। सेंट्रल बैंक द्वारा रविवार को जारी किए गए 1000, 50 और 20 के नोटों से बंगबंधु का फोटो नदारद है। शेख हसीना की सरकार जिस अंदाज में गिराई गई उसमें पाकिस्तानी मानसिकता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। ये पूरे घटनाक्रम के दौरान खास तौर से बंगबंधु का परिवार आंदोलनकारियों के निशाने पर रहा। उनकी प्रतिमा तोड़ी गई। उनके नाम और पहचान से जुड़ी सारी संस्थाओं को मिटाने की कोशिश हुई। अब पाकिस्तान में बैठा आतंकी संगठन लश्कर तैयबा 1971 के मुक्ति वाहिनी से बदला लेने का ऐलान कर रहा है। वो साफ कह रहा है कि बांग्लादेश में हुई हिंसा के पीछे उसका हाथ था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित मुजम्मिल हाजमी गला फाड़ फाड़ कर कह रहा है कि हमने शेख हसीना को उखाड़ फेंका है। ये सारी घटनाएं बताने के लिए काफ़ी हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश से 1971 का बदला किस तरह से ले रही है। तो ये हालात क्या कह रहे हैं, आने वाला समय अब कैसा होने वाला है और साफ तौर पर जमाते इस्लामी की एंट्री के बाद अब क्या परिवर्तन नजर आएगा यहाँ के राजनीतिक समीकरण में, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय, साफ तौर पर अगर हम देखें तो अभी जो जमाते इस्लामी की जो बात है उसकी एंट्री के बाद अब कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है। ऐसे में संकट के बादल क्या एक बार फिर से बांग्लादेश पर छाते हुए नजर आ रहे हैं या आने वाले समय में कुछ बड़े बदलाव भी नजर आएंगे? देखिए, अगर मोटे तौर पे अगर आज के इस हालात को समझते हैं तो देखिए बांग्लादेश में दो ताकतें मजबूत रही है हमेशा। एक जो 1947 की जो पाकिस्तान के विचार में विश्वास करती है, जो ओल्ड मुस्लिम लीगर्स हैं, और दूसरी जो 1971 की जो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आज जो जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की नीतियाँ और उनकी पॉलिसीज़ और जिस तरीके से वो डिसीजंस ले रहे हैं तो लग रहा है कि पाकिस्तान की विचार 1947 का विचार अब बांग्लादेश पे बहुत हावी होता चला जा रहा है। इस जो जिस तरीके के हालात हो रहे हैं तो लग रहा है कि पाकिस्तान में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ता जा रहा है। हो सकता है एक सिविल वॉर की तरफ बांग्लादेश बढ़ जाए। बांग्लादेश में आज
मुख्य रूप से 4-5 कंटेंशंस दिख रहे हैं। एक तो 1971 की जो अपनी ऐतिहासिक जो एक आत्मा है वहाँ के जो राष्ट्रवाद की जो एक प्रतिस्पर्धा है उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस पर एक कंटेंशन बना हुआ है। दूसरा जो इंटरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की बनी है उसका जो खास मैंडेट था कि वो फ्री फेयर एंड इंक्लूसिव चुनाव कराएंगे, लेकिन वो पिछले 1 साल से चुनाव नहीं करा रहे और उसको टालते जा रहे हैं कि दिसंबर में कराएंगे कि जून में कराएंगे। और ये कंटेंशन जो एंटी अवामी लीग और एंटी शेख हसीना फोर्सेज है उन्हीं के बीच में हो रहा है, यानी कि जो स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और या जमात इस्लाम और बीएनपी के बीच में ही बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंशन चुनाव को लेके है। तीसरा जो मुद्दा वहां पे आ रहा है कि 1 साल में इस सरकार ने क्या किया, इसकी क्या परफॉर्मेंस रही, क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया नहीं दिया, और एक तरीके से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की पुलिस, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के रिक्शा यूनियन सब सड़कों पे, वहाँ पे जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर्स के लोग हैं सब सड़कों पे आए हुए हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है और नए नए कानून हुक्म और क्रीड्स जारी कर रहे हैं जो कि इस सरकार के पास मैंडेट नहीं है, फिर भी ये नए नए कानून लेके आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का तो एक बड़ा मुद्दा आ गया था जिसमें उन्होंने स्वैप को और रैपिड एक्शन बटालियन को और बीजीपी को वहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ा। जो तीसरा जो मुद्दा है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है कि वहाँ पे सिंबल और टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया जा रहा है, हीरोज को चेंज किया जा रहा है। मुजीबुर रहमान जो फादर ऑफ द नेशन थे उनको हटा दिया गया। वहाँ पे जो करेंसी के नोट है जिसपे जो मुजीबुर रहमान की जो पिक्चर थी उसको हटा के एक तरीके से हिस्टोरिकल कह रहे हैं कि हिंदू और बुद्धिस्ट जो हिस्टोरिकल सिंबल्स हैं उनको लाया जाएगा, जो कि यह दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन ये दिखता है कि लगातार हिंदुओं पे और बुद्धिस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज पे लगातार हमले हो रहे हैं, उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उनको फोर्सफुली देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो अवामी लीग और जो सेकुलर डेमोक्रेटिक मुस्लिम्स हैं उनको भी देश छोड़ने के लिए ऐसे में सवाल ये उठता है संजय जी कि क्या ये जो आइडियोलॉजी है वो पाकिस्तान के साथ कनेक्शन को इन कट्टरपंथियों के और ज्यादा पुख्ता करती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के पास कोई पब्लिक मैंडेट नहीं है, और मैंडेट नहीं है तो वो बाहरी ताकतों का सहारा लेके सत्ता में आना चाहती है, बाहरी ताकतों और उसमें खासकर पाकिस्तान का सहारा लेके सत्ता में बनाए रहना चाहती है, चुनाव नहीं कराना चाहती, इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो जो ये कई मुद्दे हैं ये सीरियस मुद्दे हैं और ये बेसिकली वहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंटरनल जो कॉन्ट्राडिक्शंस बांग्लादेश में पैदा कर रहे हैं। जहाँ तक जमात इस्लाम की बात है, देखिए जमात इस्लाम के बैन को लेके और अवामी लीग के बैन को लेके भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट बांग्लादेश में पैदा हुए। जमात इस्लाम वो पार्टी है जो कोलैबोरेटर्स थी जिन्होंने लगभग 30 लाख लोगों की जो हत्या हुई 1971 में, उसमें कोलैबोरेटर अल बदर, अल शाम, रजाकार, इस्लामिक छात्र शिविर ये सब इन्वॉल्व थे और जमात इस्लाम उनको लीड करती थी। उस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश के ने 2013 में बैन किया और इलेक्शन कमीशन ने 2018 में इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई किया। उस पार्टी को मोहम्मद यूनुस ने दोबारा से रजिस्टर्ड करके और चुनाव लड़ने की अनुमति दे रही, जो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी थी अवामी लीग, जिसने 1971 में जो बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसको बैन कर दिया। तो कहाँ पर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, कहाँ फ्री और फेयर इंक्लूसिव इलेक्शंस होंगे? जो राष्ट्र की अस्मिता है, जिसके लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिसमें लोकतंत्र की बात कहे, सेकुलरिज्म की बात कहे, बंगाली राष्ट्रवाद की, उसका तिलांजलि देके और बिल्कुल यूनुस की जो साफ तौर पर आइडियोलॉजी है वो यही नजर आती है कि इस देश के मतलब उनको रहना सत्ता में ही है, पावर उनको अपने हाथ में चाहिए, चाहे देश कितना भी पीछे उसे धकेलना पड़े और लोगों के साथ कुछ भी करना पड़े। अमूमन ये तस्वीर लगातार हमने देखी है, अभी भी मौजूदा हालात वही है और आने वाले भविष्य में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो और भी अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। तुक्कल जी सबको लाख रुपए की एडवाइस देते हैं। देख भाई अंडा, लाख रुपए की एडवाइस दे रहा हूँ। होम इंश्योरेंस नहीं तो घर प्रवेश नहीं, कोई आग लग जावे, चोरी हो जाए तो नुकसान इंश्योरेंस कवर करेगा ना यार। बात तो सही कर रहा है यार। आज तो डुग्गू ने करोड़ों की एडवाइस दे दी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है,
GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता के बीच ईरान ने एक बार फिर प्रतिबंध हटाने की गारंटी की मांग की है। ईरान विदेश मंत्रालय के इस्माइल बाकेई ने कहा कि ईरान ये गारंटी चाहता है कि प्रतिबंध अमेरिका द्वारा प्रभावी रूप से हटा दिए जाएंगे। बाकेई ने कहा कि अभी तक अमेरिकी पक्ष ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्टता जाहिर नहीं की है। नाइजीरिया में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। मोकवा शहर में पानी का सैलाब मौत बनकर बरसा और न जाने अपने साथ कितनी ही जिंदगियों को बहाकर ले गया। बाढ़ में मरने वालों की आधिकारिक संख्या बढ़कर 200 से ज्यादा हो गई है। वहीं 500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्य बंद कर दिया है। ये पिछले 60 वर्षों में इस क्षेत्र की सबसे भीषण बाढ़ है। पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में कंजर्वेटिव नेता करोल नवरोकी ने कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। नवरोकी को इस बेहद करीबी मुकाबले में 50.89% मत हासिल हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रफाल ट्रजास्कोस्की को 49.11% वोट मिले। 2025 का ये चुनाव पोलैंड और यूरोप के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि दोनों उम्मीदवारों के विचार बिल्कुल अलग थे। ट्रजास्कोवस्की ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर उदार सामाजिक नीतियों को बढ़ावा देने की बात कही थी। वहीं नवरोकी ने राष्ट्रवाद और रूढ़िवादी सामाजिक नीतियों पर जोर दिया। गाजा में एक सहायता केंद्र में आग लगने से 3 की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों ने आग के लिए इजरायली हमलों को जिम्मेदार बताया है। वहीं गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान जारी है। जबलिया में हुए इजराइल के हमले में 16 लोगों की मौत हो गई है। पेरिस में PSG की जीत के बाद हुए उपद्रव को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने रविवार को 79 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले में 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।